नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव की घोषणा। मकसद है भारत के पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों, खासकर खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को फिर से मजबूती देना। इनिशिएटिव में टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच संतुलन बनाने पर दिया गया है जोर। अमेरिका का प्रोजेक्ट वॉल्ट सुर्खियों में। योजना के तहत अमेरिका रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स का करेगा स्टोरेज। प्रोजेक्ट वॉल्ट बनेगा अमेरिका के लिए खनिजों का इमरजेंसी बैंक। और रामसर नेटवर्क में भारत के 2 नए वेटलैंड्स हुए शामिल। पहला वेटलैंड है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना बर्ड सैंक्चुरी। दूसरा रामसर स्थल है गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित छारी दांड वेटलैंड। दोस्तों, इस सप्ताह यूनियन बजट पेश हुआ था। बजट में बताई गई योजनाएं या इनिशिएटिव परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आपको पता है। इसलिए ये बुलेटिन बजट की योजनाओं या इनिशिएटिव को पार्शियली डेडिकेटेड है। पार्शियली इसलिए क्योंकि बुलेटिन की शुरुआत में हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं या इनिशिएटिव्स की विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद देश दुनिया की खबरों को शामिल किया है। आज का बुलेटिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इतिहास की बात करें तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स कभी भारत की पहचान और उसकी असली ताकत हुआ करते थे। एक समय था जब मलमल का रुमाल शाही घरानों की शान माना जाता था और भारत में बने कपड़े और कलाकृतियां दुनिया भर में हैरानी पैदा कर देती थीं। लेकिन बदकिस्मती से आज हालात वैसे नहीं हैं। इसी बैकग्राउंड में यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव MGGSI की घोषणा की है। और इस पहल का मकसद है भारत के पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों, खासकर खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को फिर से मजबूती देना। गौर करने वाली बात यह है कि MGGSI का लक्ष्य इन सेक्टर्स को सिर्फ हेरिटेज के तौर पर बचाना नहीं, बल्कि इन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रांग और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित करना है। इसके तहत ग्लोबल मार्केट एक्सेस को बेहतर किया जाएगा, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग सुधारी जाएगी और मार्केट लिंकेजेस को मजबूत किया जाएगा, ताकि कारीगरों और बुनकरों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले और उनकी आजीविका लंबे समय तक टिकाऊ बन पाए। दोस्तों, ये प्रोग्राम खास तौर पर वीवर्स, विलेज इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बेनिफिशियरीज और रूरल यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज इन सेक्टर्स की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं बिखरी हुई सप्लाई चेन्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में असमानता और सीमित मार्केट कनेक्टिविटी। MGGSI इन्हीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करता है ताकि प्रोडक्शन से लेकर बिक्री तक पूरा सिस्टम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बन सके। इस पहल के तहत कारीगरों को मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पारंपरिक शिल्पकला और सांस्कृतिक पहचान ही खो जाए। यानी साफ तौर पर टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है। बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए कारीगरों को ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, एक्सपोर्ट मार्केट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच दिलाने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर MGGSI वोकल फॉर लोकल की सोच और MSME सेक्टर को मजबूत करने की नीति से सीधा सीधा जुड़ा है। पारंपरिक उद्योगों को सशक्त बनाकर यह इनिशिएटिव सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को पैदा करने, रूरल डिस्ट्रेस को कम करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। और इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के उस बड़े विजन को आगे बढ़ाया जा रहा है जहां गांव, कारीगर और स्थानीय उत्पादन देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ बनते हैं। हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भारत विस्तार नाम का एक नया टूल प्रस्तावित किया। दोस्तों, भारत विस्तार को किसानों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल सपोर्ट सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है। भारत विस्तार का पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये एक मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड टूल है। ये टूल एग्री स्टैक पोर्टल्स और ICAR पैकेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को AI सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर देगा, ताकि खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी, सरकारी डेटा और ग्राउंड लेवल जरूरतें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। अब एग्री स्टैक को भी समझिए। एग्री स्टैक सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा एक डिजिटल फाउंडेशन है। इसका मकसद एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर, फार्मर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, एग्रीटेक कंपनीज और मार्केट को एक साथ जोड़ देना है। एग्री स्टैक किसानों को सस्ता और आसान क्रेडिट, बेटर क्वालिटी फार्म इनपुट्स,
लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक एडवाइजरी और मार्केट्स तक कन्वीनियंट एक्सेस दिलाने में मदद करेगा। अब एक एक करके एग्जाम्पल से भारत विस्तार को समझते हैं। मान लीजिए रामलाल जी एक किसान हैं, उनके पास 2 एकड़ की जमीन है और वे बिहार में रहते हैं। हर साल वे बिना ज्यादा जानकारी के गेहूं या धान बो देते हैं और कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी कीट लग जाए तो नुकसान हो जाता है। अब इसी सिचुएशन में भारत विस्तार कैसे काम करेगा, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भारत विस्तार शुरू हो जाएगा तो रामलाल अपने मोबाइल या किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर अपनी स्थानीय भाषा में इस एआई टूल से जुड़ जाएंगे। सिस्टम पहले एग्री स्टैक से उनकी बेसिक जानकारी को उठा लेगा, जैसे उनकी जमीन का साइज, लोकेशन, मिट्टी का टाइप, पहले कौन सी फसल उगाई थी और मौसम से जुड़ा हुआ डेटा। साथ ही आईसीएआर के साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी सिस्टम के पास पहले से मौजूद होंगे। अब मान लीजिए कि खरीफ सीजन आने वाला है। भारत विस्तार एआई एनालिसिस करके रामलाल को बताएगा कि भाई उनके इलाके में इस बार धान की बजाय मक्का या अरहर ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न और सॉइल मॉइस्चर उसी के हिसाब से बेहतर बता रहे हैं। साथ ही यह भी बताएगा कि कौन सी सीड वेराइटी कब बुआई करनी है और कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर को डालना है, ये सब बताएगा कि कितना सही रहेगा। कुछ हफ्तों बाद अगर खेत में पेस्ट अटैक का खतरा बन जाता है तो भारत विस्तार वेदर डेटा और क्रॉप स्टेज को देखकर रामलाल को अलर्ट कर देगा कि अगले 5 दिनों में कीट लगने की संभावना है और आईसीएआर रिकमेंडेड पेस्टिसाइड या जैविक उपाय कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे नुकसान होने से पहले ही रामलाल को पता चल जाएगा कि क्या नुकसान होने वाला है और किसान सावधान हो जाएगा। इसके अलावा जब रामलाल को लोन की जरूरत पड़ेगी तो एग्री स्टैक के जरिए उनकी वेरीफाइड फार्मर प्रोफाइल के आधार पर उन्हें सस्ते क्रेडिट ऑप्शंस की जानकारी मिल जाएगी। फसल कटाई के बाद सिस्टम यह भी बताएगा कि पास के मार्केट या मंडी में किस दिन बेहतर दाम मिलने की संभावना है, ताकि वे सही समय पर अपनी उपज को बेच सकें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत विस्तार कोई साधारण ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसा एआई बेस्ड डिजिटल साथी है जो किसान को बुआई से लेकर बिक्री तक हर स्टेज पर डेटा ड्रिवन और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है। यही वजह है कि इसे फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, रिस्क कम करने और फार्मर इनकम को सुधारने की दिशा में एक गेम चेंजर इनिशिएटिव माना जा रहा है। मान लीजिए एक महिला को कैंसर है और डॉक्टर उसे एक एडवांस्ड थेरेपी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब समस्या यह है कि यह मेडिसिन ज्यादातर फॉरेन कंपनीज बनाती हैं और भारत में इंपोर्ट होकर आती हैं। इस वजह से एक इंजेक्शन की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में लाखों लोगों के लिए ये इलाज लगभग अनरीचेबल हो जाता है। अब इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार ने बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के तहत भारत में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहां बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को किया जा सके, यानी वही एडवांस्ड कैंसर, डायबिटीज या ऑटो इम्यून डिजीज की मेडिसिन अब भारत में ही बनाई जाएंगी। जब प्रोडक्शन देश के अंदर होगा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी और डिपेंडेंस इंपोर्ट पर घटेगी। जल्दी से बायोलॉजिक या फिर बायोसिमिलर मेडिसिन को समझते हैं। देखिए, बायोलॉजिक मेडिसिन ऐसी दवाएं होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल्स से बनाई जाती हैं, जैसे इंसुलिन, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज की एडवांस्ड मेडिसिन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, ज्यादातर गंभीर बीमारियों के इलाज में यही इस्तेमाल होती हैं। वहीं बायोसिमिलर मेडिसिन बायोलॉजिक मेडिसिन की हाईली सिमिलर कॉपी होती हैं, जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस में लगभग समान होती हैं, लेकिन बहुत सस्ती। इन्हें पूरी तरह टेस्टिंग और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद अप्रूव किया जाता है ताकि ओरिजिनल बायोलॉजिक जैसे ही असर मिले इसका। यहीं पर आता है NIPER और रिसर्च नेटवर्क का रोल। दरअसल बायोफार्मा शक्ति के तहत 3 नए NIPER इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे और 7 एग्जिस्टिंग NIPER को अपग्रेड किया जाएगा। NIPER क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहां फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, रिसर्च और हाई एंड ड्रग डेवलपमेंट पर काम होता है। मान लीजिए कोई यंग रिसर्चर बायोलॉजिक ड्रग पर काम करना चाहता है तो उसे हाई एंड लैब्स, ट्रेन्ड फैकल्टी और इंडस्ट्रियल लिंकेज यहीं भारत में मिल जाएगी, बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई नई बायोलॉजिक या बायोसिमिलर मेडिसिन बनेगी तो उसका टेस्टिंग और ट्रायल भारत के हॉस्पिटल्स में ही होंगे। इससे ड्रग्स जल्दी अप्रूव होंगी, सेफ्टी बेहतर होगी और भारत ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च का एक बड़ा सेंटर बन सकेगा। दोस्तों, सरकार इस पूरी योजना पर 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च करेगी और ये पैसा एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इनोवेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। सीधा फायदा इसका ये होगा कि भारत सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि नेक्स्ट जनरेशन हाई वैल्यू थेरेपीज का ग्लोबल सप्लायर बन पाएगा। कुल मिलाकर बायोफार्मा शक्ति का मतलब है महंगे इलाज को सस्ता बनाना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना, रिसर्च को बढ़ावा देना और इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब के रूप में स्थापित करना। यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने दिव्यांग जन कौशल योजना की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ का एलोकेशन किया है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंडस्ट्री रेलेवेंट और कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी हर तरह की डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग स्किल ट्रेनिंग। उदाहरण के लिए अगर कोई हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्ति है तो उसे ऐसे रोल्स के लिए ट्रेन किया जाएगा जहां विजुअल और प्रोसेस बेस्ड काम ज्यादा हो। ट्रेनिंग खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, हॉस्पिटैलिटी और फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर्स पर फोकस होंगी, क्योंकि इन सेक्टर्स में टास्क ओरिएंटेड और प्रोसेस ड्रिवन रोल्स उपलब्ध होते हैं जिनमें दिव्यांगजन बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित है। दिव्यांग जन कौशल योजना के तहत उन्हें एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे किसी स्टूडियो में जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांस काम करके रेगुलर इनकम कर सकते हैं। यही इस योजना का कोर आइडिया है, यानी स्किल के दम पर आत्मनिर्भरता। दोस्तों, गौरतलब है कि दिव्यांग जन कौशल योजना में इसके साथ साथ बजट में दिव्यांग सहारा योजना भी अनाउंस की गई है। ये योजना क्या है? ये योजना खास तौर पर असिस्टिव डिवाइसेस से जुड़ी है, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स इत्यादि। इस योजना के तहत ALIMCO यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस का प्रोडक्शन बढ़ा सके। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को प्रोडक्ट डिजाइन और सर्विस में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि दिव्यांग जन को ज्यादा कंफर्टेबल, ड्यूरेबल और स्मार्ट डिवाइसेस मिल पाएं। इसके अलावा यह योजना PM दिव्याशा केंद्र को और मजबूत करेगी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स स्थापित करने में मदद करेगी। ये मार्ट्स मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स होंगे जहां दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स डिवाइसेस को देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पैर एम्पुटेट हुआ है तो उसे अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PM दिव्याशा केंद्र में पहले असेसमेंट होगा, फिर सही आर्टिफिशियल लिम्ब का सिलेक्शन होगा, फिटिंग और बाद में फॉलोअप केयर सब एक ही छत के नीचे पॉसिबल होगा। अब आइए समझते हैं कि PM दिव्याशा केंद्र क्या है। देखिए, PM दिव्याशा केंद्र एक इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर है जहां दिव्यांगजन और बुजुर्गों को असेसमेंट, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, असिस्टिव डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन केयर सब कुछ एक ही जगह मिलता है। ये सेंटर्स एलिम्को के जरिए स्थापित किए जा रहे हैं। एलिम्को डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के तहत काम करने वाला एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। कुल मिलाकर दिव्यांगजन कौशल योजना स्किल्स और जॉब्स पर फोकस करती है, जबकि दिव्यांगजन सहारा योजना असिस्टिव डिवाइसेज और सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाती है। दोनों मिलकर दिव्यांगजनों को डिपेंडेंस से डिग्निटी और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की कोशिश है। यही इन योजनाओं की असली स्पिरिट है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, PDFs और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP के साथ अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। UPSC 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन।
हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUs टेक्नोलॉजीज पर खर्च करेगी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, CO2 हैं, उनको कम करना, ताकि क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटा जा सके। अब समझते हैं कि CCUS आखिर है क्या। देखिए, CCUS ऐसी टेक्नोलॉजीज का समूह है जिनकी मदद से बड़े कारखानों, बिजली घरों और रिफाइनरीज से निकलने वाले CO2 को हवा में जाने से पहले कैप्चर कर लिया जाता है। इस कैप्चर किए गए CO2 को या तो किसी काम में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन के अंदर सुरक्षित तरीके से स्टोर कर दिया जाता है। कुछ मामलों में CCUS हवा में पहले से मौजूद CO2 को भी हटाने में मदद करता है। अब ये काम कैसे करता है, इसको समझिए। मान लीजिए एक कोयले से चलने वाला बिजली घर है, वहां रोज भारी मात्रा में CO2 निकलती है। तो अब CCUS के तहत सबसे पहले चिमनी से निकलने वाली गैसों में से CO2 को अलग किया जाता है। इसे आगे 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है पोस्ट कंबशन। इसमें ईंधन जलने के बाद धुएं से CO2 को केमिकल लिक्विड की मदद से अलग किया जाता है। दूसरा है प्री कंबशन। इसमें ईंधन जलाने से पहले ही उसे गैस में बदलकर CO2 और हाइड्रोजन को अलग अलग कर लिया जाता है। तीसरा है ऑक्सी फ्यूल कंबशन। इसमें ईंधन को लगभग शुद्ध ऑक्सीजन में जलाया जाता है, जिससे सिर्फ CO2 और भाप निकले और CO2 को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। अब CO2 को जब अलग कर लिया गया तो आगे कैप्चर किए गए CO2 को पाइपलाइन, जहाज या ट्रक के जरिए उस जगह ले जाया जाता है जहां उसका इस्तेमाल होना है या भंडारण होना है। फिर इसके बाद यूटिलाइजेशन या स्टोरेज होता है। या तो CO2 को सीमेंट, रसायन, ईंधन या पेय पदार्थ बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, या फिर उसे जमीन के बहुत नीचे चट्टानों में सुरक्षित रूप से दबा दिया जाता है ताकि फिर वो दोबारा वातावरण में ना आए। अब ये समझते हैं कि CCUS क्यों जरूरी है। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां कार्बन एमिशंस को पूरी तरह रोकना बहुत मुश्किल है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट, केमिकल्स। इन्हें हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज कहा जाता है। CCUS इन सेक्टर्स में एमिशंस को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा इनकी मदद से लो कार्बन बिजली और हाइड्रोजन भी बनाया जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों को क्लीनर बनाया जा सकता है, साफ सुथरा बनाया जा सकता है। ये तकनीक हवा में पहले से मौजूद CO2 को हटाने में भी मदद कर सकती है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी ATM मशीन जिसमें नोटों की जगह अनाज मिले। बस ATM कार्ड स्वाइप किया और कुछ ही सेकंड में अनाज सीधे आपके झोले में आकर गिर जाए। न बिचौलिए की दिक्कत, न नाप तौल में गड़बड़ी, और इतना ही नहीं, इसमें टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं। आधी रात को भी चाहिए अनाज तो मशीन आपको आधी रात में भी अनाज दे देगी। लेकिन अब ये इमेजिनेशन रियलिटी में बदलने वाली है। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 ग्रेन ATM मशीनें लगाने को मंजूरी दी। इसका मकसद है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को ज्यादा स्मूथ, ट्रांसपेरेंट और बेनिफिशियरी फ्रेंडली बनाना, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन लेने में लाइन, समय और बिचौलियों की दिक्कत न झेलनी पड़े। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इस पूरे राज्य में ये फैल जाएगा। देखिए, ग्रेन ATM को अन्नपूर्ति भी कहा जा रहा है। ये एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जो गेहूं और चावल जैसे फूड ग्रेन्स डिस्पेंस करती है, बिल्कुल ATM की तरह। इस तकनीक को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने डेवलप किया है और इसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा यह है कि बेनिफिशियरी को तय मात्रा में अनाज मिलता है और सिस्टम में कोई गड़बड़ी या कटौती की गुंजाइश कम हो जाती है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह सिर्फ 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकती है और 24/7 काम करती है, यानी लाभार्थी अपनी सुविधा के समय राशन ले सकता है। यह भी खास बात है कि कई ग्रेन ATM सोलर एनर्जी से भी चल सकती हैं, जिससे बिजली की समस्या वाले इलाकों में भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है ताकि PDS डेटाबेस और बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL कार्ड होल्डर की इंडिविजुअल प्रोफाइल से रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके। इसकी काम करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। PDS बेनिफिशियरी को अपना राशन कार्ड या ग्रेन ATM कार्ड POS मशीन में स्वाइप करना है, जो आधार से लिंक्ड है। इसके बाद बेनिफिशियरी ग्रेन का ऑप्शन और क्वांटिटी को सेलेक्ट करे और आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर दे। सिस्टम पहले से तय मैक्सिमम लिमिट के अनुसार अनाज डिस्पेंस कर देता है। जैसे ही अनाज निकलता है, बेनिफिशियरी का PDS रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और एक स्लिप मिलती है जो कंफर्मेशन और फिजिकल प्रूफ दोनों का काम करती है। कुल मिलाकर ग्रेन ATM को फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कदम माना जा रहा है,
इससे न सिर्फ करप्शन कम करने में मदद मिलती है, बल्कि गरीबों को सम्मान के साथ बिना परेशानी के उनके हक का अनाज मिल पाता है। दोस्तों, डी मार्ट से आपने कई बार शॉपिंग की होगी, आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसी तर्ज पर हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने शी मार्ट नाम से एक नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की। नाम से ही पता चल रहा है कि यह खास तौर पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG से जुड़ी महिलाएं सिर्फ छोटे स्तर पर काम करने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें स्टेबल मार्केट, ब्रांडिंग और रेगुलर इनकम के मौके मिलें, ताकि वे लॉन्ग टर्म बिजनेस ओनर्स बन सकें। दोस्तों, शी मार्ट्स को पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर SHE पर आधारित है। शी इसी का मतलब हुआ। ये कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स होंगे, जैसे कि डी मार्ट या कोई भी ऐसा रिटेल स्टोर आउटलेट जो आप देखते हैं। इन्हें क्लस्टर लेवल फेडरेशंस के जरिए चलाया जाएगा। यहाँ इनोवेटिव और इन्हांस्ड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि महिलाओं को पूंजी की कमी ना झेलनी पड़े। इन मार्ट्स के जरिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को परमानेंट रिटेल स्पेस मिलेगा, जहां वे SHG द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहकों तक बेच सकेंगी बिना किसी मीडिएटर के। इस इनिशिएटिव का एक बड़ा मकसद विमेन लेड एंटरप्राइजेज को मजबूत बनाना है। देखिए, शी मार्ट्स महिलाओं को बेहतर मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज और वैल्यू एडेड या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचने का मौका देगी। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी सस्टेनेबल बनेगी, बल्कि ग्रास रूट्स इंस्टीट्यूशंस जैसे SHGs भी मजबूत हो जाएंगी। ये प्रपोजल साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार अब केवल माइक्रो क्रेडिट तक सीमित न रहकर स्ट्रक्चर्ड और विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि शी मार्ट्स की सोच लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता पर आधारित है। यह प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2023 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया था और इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य रूरल वुमेन को SHGs के जरिए स्मॉल बिजनेसेस शुरू करने में मदद करना है, ताकि ये सालाना कम से कम 1 लाख की स्टेबल इनकम कमा सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत महिलाओं को अलग अलग स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे प्लम्बिंग, LED बल्ब मेकिंग, ड्रोन ऑपरेशन, रिपेयर, टेलरिंग और वीविंग, ये सब दिया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है उसके बाद उन्हें इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है, ताकि उनकी स्किल्स सिर्फ ट्रेनिंग तक ही लिमिटेड ना रहे। सरकार का लक्ष्य इस इनिशिएटिव के तहत करीब 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेन करना है। दोस्तों, क्या आपने अरब लीग का नाम सुना है? हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अरब लीग के 5 सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकात की और इस बातचीत में वेस्ट एशिया के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने, आपसी सहयोग को बढ़ाने और क्षेत्र में चल रही राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि वेस्ट एशिया भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, डायस्पोरा और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आइए समझते हैं अरब लीग को। अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। ये एक वॉलंटरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें वे देश शामिल हैं जहां ज्यादातर लोग अरबिक बोलते हैं या जहां अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को कायरो में हुई थी। शुरुआत में इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये थे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद 5 मई 1945 को यमन भी इसमें शामिल हो गया। आज के समय में अरब लीग के कुल 22 सदस्य देश हैं, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका से लेकर गल्फ रीजन तक के देश शामिल हैं, जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इत्यादि। इसके अलावा अरब लीग में कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं जिन्हें बैठकों में भाग लेने और संवाद करने की अनुमति होती है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते। इंडिया भी अरब लीग का ऑब्जर्वर मेंबर ही है, जो भारत और अरब वर्ल्ड के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को दर्शाता है। ब्राजील, एरिट्रिया और वेनेजुएला भी ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। दोस्तों, अरब लीग का हेडक्वार्टर्स कायरो, इजिप्ट में है। यह संगठन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अरब देशों को एक साझा मंच देता है ताकि वे आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकें और कॉमन इश्यूज पर मिलकर काम करें। इसका मुख्य मकसद क्या है? ये मेंबर देशों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करता है। कुल मिलाकर अरब लीग अरब देशों की कलेक्टिव वॉइस के तौर पर काम करता है और इंडिया जैसे देशों के साथ संवाद करके जियोपॉलिटिकल महत्व को और बढ़ाता है, खासकर तब जब वेस्ट एशिया लगातार ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में बना हुआ है। दोस्तों, एक सवाल है आपसे, 2 फरवरी को क्या खास होता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे से पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने घोषणा की कि भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नए वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। इसमें पहला वेटलैंड है पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, नाम है पटना बर्ड सेंचुरी लेकिन है यूपी के एटा जिले में। खास बात यह है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के कारण इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया यानी IBA के रूप में भी मान्यता दी गई। दूसरा नया रामसर स्थल है छारी ढांड वेटलैंड। ये गुजरात के कच्छ रीजन में है। यह एक सीजनल सलाइन वेटलैंड है और बन्नी ग्रासलैंड्स और कच्छ के सॉल्ट फ्लैट्स के बीच स्थित है। जैसा अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी तारीख को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर साइन हुआ था। इसी वजह से इसे वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि के संरक्षण से जोड़ा जाता है। पहली बार यह दिवस 1997 में मनाया गया और 2022 से इसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे का दर्जा मिला। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड से जुड़ा सबसे पुराना मॉडर्न इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट माना जाता है और यह इकलौता ऐसा समझौता है जो पूरी तरह सिर्फ वेटलैंड्स इकोसिस्टम पर फोकस्ड है, केंद्रित है। आज इस कन्वेंशन से 172 देश जुड़े हैं और दुनिया भर में 2500 से ज्यादा रामसर वेटलैंड्स सूचीबद्ध हैं। अब भारत की बात कर लें तो 2014 से अब तक भारत के रामसर नेटवर्क का विस्तार 276% से ज्यादा हुआ है। 2014 में 26 स्थल थे, अभी बढ़कर हो गए हैं 98। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और उसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया। यह फैसला उनकी जयंती के मौके पर लिया गया ताकि उनके सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को सम्मान दिया जा सके। आइए अब संत गुरु रविदास जी के जीवन परिचय को समझते हैं। गुरु रविदास का जन्म लगभग 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सिर गोवर्धनपुर में हुआ था। आज यह जगह गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जानी जाती है। उनकी जयंती हर साल रविदास जयंती के रूप में मनाई जाती है। उन्हें रैदास, रोहिदास और रोहिदास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संत रविदास भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत थे और माना जाता है कि वे रामानंद के शिष्य थे। वे उसी समय के संत थे जब कबीर भी समाज को अपने विचारों से जागरूक कर रहे थे। खास बात यह है कि गुरु रविदास ने अपने भजन और कविताएं आम लोगों की भाषा में लिखी ताकि हर इंसान उन्हें समझ सके। उनकी रचनाओं का असर इतना गहरा था कि उनके 41 भजन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। उनकी कई रचनाएं पंचवाणी में भी मिलती हैं। इससे पता चलता है कि उनके विचार अलग अलग धर्मों में समान रूप से सम्मानित रहे। विचारधारा की बात करें तो गुरु रविदास का सबसे बड़ा संदेश था, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं उसके कर्म से होती है। उन्होंने खुलकर जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा, यानी जहां न दुख हो, न डर हो, न ही किसी के साथ भेदभाव किया जाए। धार्मिक सोच में गुरु रविदास निर्गुण भक्ति को मानते थे, यानी वे भगवान को बिना रूप वाला मानते थे और दिखावे वाली पूजा के खिलाफ थे। उनके अनुसार सच्ची भक्ति दिल से होती है। प्रसिद्ध भक्त मीराबाई भी उन्हें अपना गुरु मानती थी। दोस्तों, आज गुरु रविदास की शिक्षाओं को मानने वालों को रविदासिया कहते हैं। यह समुदाय अमृत बाणी गुरु रविदास को अपना पवित्र ग्रंथ मानता है और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने पर जोर देता है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेषों को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। इसे भारत की स्पिरिचुअल आउटरीच और कल्चरल डिप्लोमेसी का एक अहम कदम माना जा रहा है। यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों का बौद्ध परंपरा से गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। अब बात करें देवनिमोरी अवशेष की, तो देवनिमोरी अवशेष गुजरात के अरावली जिले में स्थित देवनिमोरी पुरातात्विक स्थल से जुड़े हैं। इस स्थल की पहली बार खुदाई हुई थी 1957 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर SN चौधरी ने की थी। खुदाई में ऐसे बौद्ध ढांचे और अवशेष मिले जो ये साबित करते हैं कि प्राचीन काल में पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म काफी फल फूल रहा था। दोस्तों, यहीं से एक महत्वपूर्ण स्तूप मिला जिसके अंदर लगभग 24 फीट की ऊंचाई पर एक अवशेष पात्र या फिर रेलिक कैस्केट पाया गया। यह हरे रंग के पत्थर से बना था और उस पर ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में लिखा था दशबल शरीर निलय, यानी भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का स्थान। वहीं इस अवशेष पात्र के अंदर एक तांबे का डिब्बा मिला जिसमें रेशमी कपड़ा, मोतियां और पवित्र राख जैसी जैविक सामग्री थी। उस तांबे के डिब्बे के भीतर एक छोटी सोने की परत चढ़ी हुई बोतल भी मिली जिसका आकार मटके जैसा था और उसमें भी पवित्र राख रखी हुई थी। इसके अलावा अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। आज ये पवित्र अवशेष एक खास डेसिकेटर में रखे गए हैं जिसे हवा बंद कांच से सील किया गया है
ताकि समय के साथ उन्हें कोई नुकसान ना हो। इन अवशेषों का श्रीलंका में प्रदर्शन सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन बौद्ध विरासत और पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का भी प्रतीक है। आजकल अमेरिका की एक योजना बहुत सुर्खियां बटोर रही है। योजना का नाम है प्रोजेक्ट वॉल्ट। हम सबको पता है कि आज की दुनिया में रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स बहुत अहम हो चुके हैं। इसके बिना तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैटरी, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम, जेट इंजन जैसी चीजें बन ही नहीं सकती हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दिक्कत यह है कि इन खनिजों की सप्लाई कुछ गिने चुने देश पर टिकी है और अगर किसी वजह से सप्लाई रुक गई तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। इसी खतरे से बचने के लिए अमेरिका ने $12 अरब का प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया है और इस योजना में सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। यानी ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें करीब $1.67 अरब प्राइवेट कंपनियां लगाएंगी और लगभग $10 अरब अमेरिकी सरकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक देगा। अब इसका सिस्टम ऐसा होगा कि कंपनियां पहले ही बता देंगी कि उन्हें भविष्य में कौन कौन से खनिज चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए होंगे। वे ये भी वादा करेंगी कि बाद में वही खनिज तय कीमत पर वापस खरीदेंगी, इसलिए सरकार को घाटे का डर नहीं रहेगा। इसी भरोसे पर प्रोजेक्ट वॉल्ट उन खनिजों को खरीदकर सुरक्षित स्टोरेज में जमा कर देगा। कंपनियां स्टोरेज और लोन का थोड़ा खर्च देती रहेंगी ताकि सिस्टम चलता रहे। अगर सप्लाई नॉर्मल चल रही है तो कंपनियां अपने जमा खनिज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उतनी ही मात्रा में बाद में वापस भरना भी होगा। और अगर कभी बड़ा संकट आ जाए, जैसे युद्ध, व्यापार प्रतिबंध या सप्लाई चेन टूट जाए, तो कंपनियां पूरा स्टॉक इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह प्रोजेक्ट वॉल्ट अमेरिका के लिए खनिजों का एक इमरजेंसी बैंक बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तेल के लिए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, यूनियन बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव MGGSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को केवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना है। यह पहल पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक रूप से मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर देती है। इसके अंतर्गत मार्केट लिंकेजेस, ब्रांडिंग और ग्लोबल मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक विजन से जुड़ा हुआ है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल है, भारत विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड डिजिटल टूल है जो किसानों को पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी प्रदान करता है। यह एग्रीस्टैक और ICAR के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को AI सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करता है। इसका मकसद केवल फसल उत्पादन से जुड़ी जानकारी देना है, न कि क्रेडिट या मार्केट एक्सेस। यह किसानों को बुआई से लेकर फसल बिक्री तक डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जेनेरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, भारत में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मजबूत करना, विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना या फिर केवल ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च को प्रोत्साहित करना।
अगला प्रश्न है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS टेक्नोलॉजीज का मुख्य मकसद क्या है? उद्योगों और बिजली घरों से निकलने वाली CO2 को सीधे हवा में फैलाना, केवल रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन करना, CO2 को कैप्चर करके उसका उपयोग करना या सुरक्षित रूप से स्टोरेज करना, केवल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। अगला प्रश्न है, ग्रेन ATM अन्न पूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऑटोमेटेड मशीन है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गेहूं और चावल को डिस्पेंस करती है। इस तकनीक को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया और FCI तथा राज्यों के साथ लागू किया जा रहा है। ग्रेन ATM के संचालन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी होती है। यह मशीन केवल तय वर्किंग आवर्स में ही राशन वितरण कर सकती है। कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, अरब लीग यानी लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को कायरो, मिस्र में हुई थी। वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका और गल्फ रीजन के देश शामिल हैं। भारत इस संगठन का पूर्ण सदस्य है। अरब लीग का उद्देश्य सदस्य देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना है सदस्य देशों के साथ। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। पटना बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की थीम वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 या फिर 2 और 4। अगला और अंतिम प्रश्न है, अमेरिका के प्रोजेक्ट वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल कीमतें नियंत्रित करना, स्ट्रेटेजिक रूप से क्रिटिकल मिनरल्स का भंडारण कर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन से बचाव करना, केवल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले बुलेटिन में जो सवाल मैंने पूछे थे उनके सही जवाब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां इसकी PDF आपको मिलती है। फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।